नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम में। आज हम आ गए हैं हमारे 45th सेशन में, जो 17 अगस्त का सेशन है। और आज के हमारे 4 एडिटोरियल्स ये रहेंगे। ये सभी हिंदू अखबार से हैं, सभी सिंसियर एस्पायरेंट्स का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये रहा आज का 17 अगस्त का हिंदू का अखबार, और जो 4 लेख मैं लूँगा वो आपके सामने हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं चारों, और मैं ऐसे ही लेख इस सीरीज में ले रहा हूं। उम्मीद करता हूं अभी तक के सारे सेशंस आपने देखे हैं। सभी सेशंस को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ते चलिए। शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल सेशन 45 में, विच इज द फॉल ऑफ काबुल। तो एक अप्रत्याशित घटना में जिस प्रकार से अफगानिस्तान पूरा का पूरा तालिबान के हाथों में चला गया, हिंदू का पहला आज का संपादकीय लेख इसी पर बात करता है। ये प्रीलिम्स GS 2, 3 और ऐसे के लिए बहुत बहुत यूजफुल होगा, इसलिए अच्छे से पढ़ें। हाउ अफगानिस्तान फेल टू द तालिबान, किस प्रकार से अफगानिस्तान का पतन तालिबान के हाथों हो गया। जिस दिन भारत अपनी स्वतंत्रता मना रहा था, स्वतंत्रता दिवस मना रहा था 15 अगस्त 2021, उसी दिन बहुत तेजी से अफगान राजधानी काबुल की तरफ बढ़ते जा रहे थे, और बिना किसी विरोध के उन्होंने उसे पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। और ये हुआ 20 साल बाद, जब अमेरिका ने आतंकवाद पर अपना पूरा युद्ध घोषित किया था। तो ये नाटकीय घटना एक ही दिन में पूरी हो गई। हालांकि उसके पिछले कुछ हफ्तों से तालिबान अलग अलग प्रांतों पर कब्जा किए जा रहे थे। जो राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे। आपने उनके अगर भाषण हाल फिलहाल के सुने थे तो खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और जैसे ही तालिबान सर पर आया तो वो तो गायब हो गए, वो भाग गए, देश छोड़कर ही भाग गए। अमेरिकन्स बहुत बुरी तरह फंस गए, और उन्होंने भी अपने पूरे की पूरी एम्बेसी को छोड़ने की बहुत कोशिश की, और उसमें भी दिक्कतें आने लग गईं। और जो अफगान सेना थी, बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे, लेकिन उन्होंने तो प्रैक्टिकली पूरी तरह से समर्पण कर दिया। लड़ाई हुई ही नहीं सिवाय 2-3 प्रांतों के जहां तालिबान जीता, और अफगान सेना तालिबानी लड़ाकों से कई गुना बड़ी होने के बावजूद, कम से कम 5-6 अलग अलग कारण हैं, वो किसी दिन और किसी एडिट में लेंगे, इतना बुरी तरह से सरेंडर कर गई कि तालिबान को कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगर ये सेना लड़ती तो तालिबानियों के लिए काबुल पर कब्जा करना शायद इतना आसान नहीं होता। आज अगर हम अमेरिकन की बात करें और सामान्य अफगान नागरिकों की बात करें, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह महज 10, 15, 20 दिनों में पूरा अफगानिस्तान ढह जाएगा, जहां एक मर्डरस मिलिशिया, मतलब एक बहुत ही खूनी गैंग जिसको सिर्फ मारना काटना आता है, वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। मिलिट्री, पुलिस और जो उत्तरी गठबंधन के बहुत बड़े बड़े सेना वाले थे, नदन वार्डलॉ, वो भी सब देश छोड़ के भाग गए। ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तालिबान ने अब कुछ कुछ प्रांतों में अपना बहुत ही कड़ा धार्मिक जो एक कोड होता है उनका, शरिया का, वो लागू करना शुरू किया, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जो लोग उसको नहीं मानेंगे उसके लिए उनकी बड़ी स्टैंडर्ड पनिशमेंट्स होती हैं, जो बिल्कुल आदिम काल वाली पनिशमेंट्स हैं। और 95 से 2001 के बीच में जिन्होंने तालिबानियों के शासन को उस समय देखा है, जाना है, समझा है, पढ़ा है, वो जानते हैं कि ये कितना भयंकर काला युग अफगानिस्तान में आ गया है। साथियों, उस समय मैं तो 1993 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अलग अलग कोर्सेज के लिए। तालिबान का शासन जब अफगानिस्तान में आया था, जब अमेरिका ने फाइनली 2001-2 में उसको नष्ट किया था, उस समय का एक एक दिन याद आता है कि कितना भयानक खबरें अखबारों में आती थी। तब तो सोशल मीडिया और इंटरनेट होता नहीं था। अब सोशल मीडिया, इंटरनेट होने से तालिबान जो है वो हो सकता है चेहरे पे थोड़ा सा नकाब लगाकर मॉडरेशन का नाटक कर रहा हो, लेकिन फाइनली वो हैं तो वही लोग ना। तालिबान का जो आखिरी शासन था उसमें महिलाओं को घरों में और स्कूलों से बाहर कर दिया गया था। टीवी, म्यूजिक, पेंटिंग, फोटोग्राफी सब बैन, और जो नहीं मानेगा तो कोड़े खाओ, और कोड़े नहीं तो गोली खाओ। तालिबान बेसिकली जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके प्रति भी भयंकर नफरत रखते हैं। तालिबानियों के मन में जो अफगानिस्तान में रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग हैं, और इस्लाम में भी जो अन्य पंथों को मानने वाले हैं, उनके लिए उनके मन में कोई दया माया नहीं है। जनता की घबराहट का सबसे बड़ा सबूत ये रहा कि तालिबानी आ गए तो अब तो जीवन खत्म। तो वो डिपार्टिंग एयरक्राफ्ट के नीचे लटक गए कि भाई किसी तरह अफगानिस्तान से बाहर ले जाओ मुझे, मतलब इससे भयानक कुछ हो सकता है क्या। और आसमान से गिर के बेचारे मर गए। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एक झटके में बदल चुकी है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी आज एक ऐसा इस्लामी समूह जिसकी बिल्कुल मध्ययुगीन मानसिकता है और जिसके हाथ में हथियार एकदम अत्याधुनिक हैं, वो एक पूरे देश पर कब्जा करके बैठा हो और उसने एक अत्याधुनिक सुपर पावर अमेरिका को बीट किया हो,
ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है। 1996 की कहानी अलग थी, वहां अमेरिका को उन्होंने बीट नहीं किया था, वहां तो सिविल वॉर में नदर्न अलायंस को बीट किया था। इस बार तो सीधे सीधे अमेरिका को बीट कर दिया। उसके कारण जो भी हो, अमेरिका ने 2001 में एंट्री की थी अलकायदा को हराने के लिए, और वो तो उन्होंने कर दिया। ओसामा को भी फाइनली पाकिस्तान से पकड़ के मार दिया। बट 20 साल और पैसा $1 ट्रिलियन लगाने के बाद शायद इस तरह का पतन तो नहीं होना चाहिए था। 1996 में जो सरकार थी वो काबुल छोड़ के भागी नहीं थी। 2021 में वो एक हफ्ते में भाग गई। उस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस के सीन अलग थे। आज आर्ग यानी जो प्रेसिडेंशियल पैलेस और एयरपोर्ट है, कई दशकों तक लोगों को डराते रहेंगी ये तस्वीरें। सरकार मर चुकी है, उत्तरी गठबंधन समाप्त हो चुका है। 1996 में जो पंजशीर का शेर था अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रब्बानी, इन्होंने मिलकर कई सालों तक तालिबान की नाक में दम कर रखा था, और उसको रूस और भारत का पूरा समर्थन था उत्तरी गठबंधन को। अभी भारत के लिए बहुत दिक्कत हो गई है क्योंकि हमारे तालिबान से रिश्ते जीरो हैं और तालिबान के हाथ में पूरा देश आ चुका है। चीन, पाकिस्तान और रूस एकदम से इस रेस में आगे निकल गए हैं, और तालिबान उनके प्रति एंटागोनिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। उसका भारत के प्रति क्या रुख होगा ये हमें पता नहीं है। तो फिलहाल अभी एक बहुत ही गहरी काली छाया आ चुकी है दक्षिण एशिया, सेंट्रल एशिया की तरफ, और तालिबानियों से ये उम्मीद करना कि वो थोड़ा सा मॉडरेशन दिखाएंगे, ये मतलब मूर्खता की बात होगी। वैसा नहीं होने वाला है। तो यह कहानी पहले लेख की प्यारे दोस्तों। द कॉम्प्रिहेंसिव कोलैप्स ऑफ एंटायर अफगानिस्तान एंड द टोटल विक्ट्री ऑफ द तालिबान इज द शॉक टू द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड समथिंग टू हॉन्ट एवरीवन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको क्या लगता है दोस्तों, टॉप 3 कारण क्या रहे इस तरह से तालिबानियों की भयानक विजय के? कमेंट थ्रेड में ज़रूर बताइए। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़िए। आज का हमारा दूसरा लेख जो है ये एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम GS 2-3 ऐसे में आएगा ही आएगा। भारत में जो प्लास्टिक पोल्यूशन की बहुत भयानक विभीषिका फैली हुई है, सरकारें नियम तो बनाती हैं, कायदे बनाती हैं, कानून बनाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह होता नहीं है भारत में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, वी आर अ नेशन ऑफ लॉ एंड नो इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन एक स्टेज के बाद तो सरकार को भी समझ में आने लगता है कि भाई नहीं यार, ये नहीं चलेगा। तो आज का हमारा दूसरा लेख जो है, हिंदू ने बहुत अच्छे से समझाया है कि ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन की लड़ाई है, अब इसमें एक नया चैप्टर भारत सरकार ने खोल दिया है। कुछ नए नियम सरकार ने अधिसूचित किए हैं अगस्त 2021 में, जिसमें सरकार ने आगे बढ़ के स्वीकार किया है कि देखो भैया, प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या है तो सही और ये जा नहीं रही है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन प्लास्टिक से है जिनका जीवन बहुत छोटा होता है, बेसिकली यूज एंड थ्रो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जिनको हम कहते हैं। और अब सरकार का पूरा फोकस ऐसे प्लास्टिक्स को सिस्टम से हमेशा के लिए बाहर करने की तरफ है। नए प्रतिबंध लाए जा रहे हैं। तो ये जो नए कानून आए हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, उसमें सबसे पहले ये बोला गया है कि 1 जुलाई 2022 तक बहुत सारे सिंगल यूज प्लास्टिक्स, पॉलीस्टायरीन, एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन के जो गुड्स हैं, उनसे बनी हुई वस्तुएं हैं, जैसे कि ईयरबड्स, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, पैकिंग फिल्म्स, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, वैसे ईयरबड्स को लेकर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी ईयर नोज थ्रोट सर्जन थे, मेरे बड़े भाई ईयर नोज थ्रोट सर्जन है, ENT सर्जन है। और मैंने जब से मैं छोटा था घर में एक ही बात सुनी डैडी से और बाद में भाई से कि कान में ये ईयरबड डाल के कान की सफाई करना, कान के पर्दों की ऐसी की तैसी करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दे रहा हूँ, कान में इस तरह से ईयरबड्स को अंदर तक घुसा के खुजाना ये बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके कान को परमानेंट डैमेज हो सकता है। अगर आपको कुछ करवाना है तो किसी मेडिकल सर्जन से ही करवाना या ENT सर्जन से करवाना, अदरवाइज आप अपने कानों का अच्छा खासा नुकसान करेंगे। और मेरे डैडी मुझे बताते थे कि डिमिनिश्ड हियरिंग के इतने केसेस उन्होंने देखे, क्योंकि बहुत होशियार लोग कान में हल्का सा गर्म तेल डाल के सोचते हैं कान की सफाई कर, मतलब इससे ज़्यादा डैमेज आप खुद का नहीं कर सकते, तो मत कीजिएगा। दूसरा, क्या सर कहाँ से कहाँ ले गए, क्या कर सकते हैं, सर भी मजबूर हैं। सितंबर 30, 2021 में जितने भी कैरी बैग लेस देन 75 माइक्रॉन थिक होंगे, इन सब पे बैन लग जाएगा। तो ये तो सर पे आ गई है। और दिसंबर 31, 2022 तक जितने भी कैरी बैग 120 माइक्रॉन से कम होंगे, उन सब पे बैन लग जाएगा। आज तो 50 तक का है, तो धीरे धीरे 50 से 75 और 75 से 120 आ गया समझ में। तो ये नए कानून क्यों आए हैं? क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारा रसायन और पेट्रो रसायन विभाग है, उसने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था और उसने 2019 में कुछ अनुशंसाएं दी थी, जिसके ऊपर सरकार ने सोच विचार करके नए रूल्स बनाए हैं। अच्छे नियम हैं। भारत ने एक्चुअली, प्रधानमंत्री ने स्वयं विश्व पर्यावरण दिवस पर 2018 में दावा किया था कि भाई हम भारत में इंश्योर कर देंगे 2022 तक एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जो हैं पूरी तरह से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आज की अगर वास्तविक स्थिति आप देखें तो ज़मीनी स्तर पर जहाँ तक उसका क्रियान्वयन की बात है, कुछ हो नहीं पाया है।
मज़े की बात है कि कुछ नहीं हो पाया है, ये हम तब बोल रहे हैं जब 22 राज्यों ने इसके नियम बना दिए हैं बैनिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। भारत की जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं, वेटलैंड्स हैं और जितने भी जलमार्ग हैं, वाटरवेज, उनमें टनों 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 प्लास्टिक वेस्ट घुस गया है सब तरफ। वहाँ से बहते बहते फिर वो ओशंस में चला जाता है माइक्रो प्लास्टिक के रूप में, और माइक्रो प्लास्टिक के तो अब आप जानते हैं मरियाना ट्रेंच में बॉटम में जाके मिला है। भारत हर साल 34 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा कर रहा है, उसमें से वो केवल 60% की रिसाइकलिंग करता है। और मज़े की बात यह है कि दुनिया में जो टॉप 100 सबसे बड़े उत्पादक हैं पॉलीमर्स के, उनमें से 6 भारत के हैं। अब आप समझ लीजिए, हिंदू ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि भारत सरकार क्यों प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर सख्त नहीं है, क्योंकि टॉप 100 में से 6 प्रोड्यूसर्स भारत के हैं और उनमें से एक नाम ऐसा है कि जो भारत की नीति निर्माण पर बहुत कब्जा रखता है। नाम आपको पता ही है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पॉलिसी मेकर्स आर वेरी स्लो, क्योंकि उससे सीधे इन मैन्युफैक्चरर्स पे गाज गिरेगी। लेकिन दुनिया के अलग अलग देश अब इस तरह की चीज़ों से ऊपर उठ के यूएन प्लास्टिक ट्रीटी की मांग कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और G7 के देश भी जो हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत हुआ और हमें ओशंस की सफाई और ह्यूमन वेलबींग और इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी के लिए प्लास्टिक को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। भारत की इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ क्रियावन में आके पूरी तरह से एकदम से ज़ीरो हो जाती हैं। कागज़ पे बहुत अच्छी दिखती हैं, हमारे स्टेट सीरियस ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे सारे शहरों में 4000 से ज़्यादा बड़े छोटे शहर हैं भारत में, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं जिनको हम अर्बन लोकल बॉडीज़ कहते हैं। ये अर्बन लोकल बॉडीज़ इतनी ज़्यादा लापरवाह हैं, इनमें से 10-15-20% को छोड़ दीजिए, जैसे कि मेरे शहर की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब पर एक तरह से दबाव है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स करना है, तो हमारे घरों से रोज़ सुबह एक आदमी कचरा लेने आता है। अब कई सालों से मेरे घर से भी आ रहा है, और अगर हम अलग अलग करके नहीं दे तो हमको डांटता भी है कि आपने अलग नहीं किया। इसी से सुधरेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, गीला कचरा सूखा कचरा, ऑर्गेनिक कचरा यानी गीला और नॉन ऑर्गेनिक यानी प्लास्टिक और बाकी की चीज़ें सूखा। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो नहीं सकती है। और हमारी जो यूएलबीज़ हैं आज भी कॉन्ट्रैक्टर्स को मिक्स्ड वेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट दिए चली जा रही हैं। तो जब हमारी यूएलबीज़ को अक्ल नहीं आ रही है तो कैसे राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कैसे हो पाएगा? इसके लिए केंद्र सरकार को दोष देना तो गलत ही होगा। सेग्रीगेशन नहीं होगा तो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? जला दो। जलते हुए कचरे से निकला हुआ जहर आपकी ज़िंदगी के कई साल कम कर रहा है। ये बात जिस दिन एक आम भारतीय को समझ में आ गई उस दिन देश बदल जाएगा। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ प्रोहिबिटेड प्लास्टिक्स वॉज वेरी कॉमन, नए नियमों में रुक जाएगा और अब एक नेशनल बैन ऑन सर्टन कैटेगरीज उसे रोकेगा। माइक्रो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा अभिशाप है फूड चेन के लिए। दुनिया के सारे देशों को मिलके ये युद्ध तो घोषित करना पड़ेगा, नहीं तो एक तरफ क्लाइमेट चेंज की इतनी दिक्कत चल रही है, दूसरी तरफ ये प्लास्टिक पोल्यूशन हमें फूड चेन को ही पूरा पोल्यूट कर रहा है। आ गया सारा समझ में आपको? द इंडियन गवर्नमेंट हैज फाइनली बिकम सीरियस अबाउट द मेनेस। मेनेस का मतलब होता है एक बहुत खतरनाक बीमारी जो आपके ऊपर एक काले बादल की तरह मंडरा रही हो, ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। तो मेनेस से कोई एक और अच्छा सेंटेंस बना के दीजिएगा, जैसे तालिबान आ रहा मेनेस। एंड न्यू पैन इंडिया रूल्स में हेल्प कर्व द माइक्रो प्लास्टिक प्रॉब्लम एट द रूट लेवल। आगे समझ में दोस्तों? मैसेज फ्रॉम आईपीसीसी फॉर मैनकाइंड, ये 100% एग्जाम में आएगा, तैयारी रखना। प्रीलिम GS 2-3 ऐसे अनेक तरीकों से आएगा, इस पर अभी कई महीनों तक बहुत बात होने वाली है। इनफैक्ट जब तक आईपीसीसी की चारों रिपोर्टें नहीं आ जाती, AR6 की ये पहली थी, तो अगले 18 महीने इसके ऊपर खूब बातें होंगी। और इस बार की रिपोर्ट जो है मानवता के लिए एक तरह से एक अंतिम वार्निंग है, अंतिम चेतावनी है, अंतिम संदेश है कि जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी, नहीं तो सोते ही रह जाओगे। मैसेज फ्रॉम द इंटरगवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज फॉर मैनकाइंड, मानवता के लिए आईपीसीसी का क्या संदेश है, आइए देखते हैं। तो जैसे वो अनेक फिल्मों में गाने हैं ना, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चिट्ठी आई है, आईपीसीसी से चिट्ठी आई है। आईपीसीसी ने अगस्त 2021 में अपना जो वर्किंग ग्रुप 1-6 असेसमेंट रिपोर्ट AR6 जारी की है। रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट है। 4 रिपोर्टों की पहली रिपोर्ट है और ये ग्लोबल वार्मिंग का, वैश्विक ऊष्मन का एक समरी असेसमेंट देती है। और आप जानते ही हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 ग्लासगो की नवंबर 2021 में होगी और UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़े सदस्य देशों की है। प्यारे साथियों, क्या कहती है ये रिपोर्ट? इस रिपोर्ट ने सबसे पहली बात यह की कि पहले हम बहुत सारे अनुमान लगाते थे 2013-14 की रिपोर्ट तक, जब AR5 आई थी, लेकिन आज हम हमारे एक बहुत ही प्रोन्नत और एक प्रगत विज्ञान की मदद से ये कह सकते हैं, अनुमान वगैरह को सब साइड में रखो, अब तो हम बिल्कुल आपको सबूतों के साथ, मल्टीपल लाइंस ऑफ एविडेंस के साथ बता रहे हैं कि भाई साहब कुछ चीज़ें तो हो चुकी हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।
मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग इज नाउ एक्सेप्टेड, मतलब जो हो रहा है ये एंथ्रोपोजेनिक है। 2013-14 तक ये एंथ्रोपोजेनिक नहीं था, इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे ना, वेयर इज ग्लोबल वार्मिंग, आई मीन वी आर गोइंग कोल्डर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वेयर इज ग्लोबल वार्मिंग। अब वो भाई को वेदर और क्लाइमेट का अंतर नहीं पता था और वो अमेरिका का राष्ट्रपति था, नो डाउट खूब कूड़ा करकट करके गया 4 साल में। अब उसको यही नहीं समझता था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोल्स और जेट स्ट्रीम के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस का गड़बड़ होने से जेट स्ट्रीम ढीली हो जाती थी तो भयानक सर्दी नीचे आ जाती थी आर्टिक की विंड से। अब उसको कौन समझाए, जो विज्ञान समझना ही नहीं चाहता है, जो क्लाइमेट चेंज को डिनाई करता है, ऐसा आदमी अमेरिका को 4 साल लीड कर रहा था। कितना नुकसान हुआ अब आज की रिपोर्ट में समझ में आ गया ना। तो मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एंथ्रोपोजेनिक, ये यूपीएससी प्रीलिम में 3 साल पहले पूछा गया था इस शब्द का मतलब, एंड इज इंपैक्टिंग लैंड, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर इज नाउ 1.07 डिग्री सेल्सियस हायर देन प्री इंडस्ट्रियल। 1850 से पहले के तापमान से अब हम 1.0 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं। हिंदी में पूरा एनालिसिस बना दिया है मैंने, अच्छे से पढ़ लेना बेटा। और अब आपको पता ही है हमारी साइट पर आपको ये सब मिल जाता है। कमेंट थ्रेड में ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मैंने लिंक दिए, वहाँ जाओगे तो वहाँ 500 दूसरी चीज़ें पढ़ने के लिए और मिलेंगी, तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मैंने आपके लिए अच्छी साइट बना दी है। प्यारे साथियों, तो ये पहली चीज़ थी। तो ग्लोबल जो एक औसत तापमान है वो इतना बढ़ गया है। नो पार्ट ऑफ द ग्लोब इज अनटच्ड एंड CO2 इज द डोमिनेंट सोर्स। समझ में आ गया। एरोसॉल्स यानी कि पॉल्यूशन की वजह से वार्मिंग कम होती है, जो GHGs बढ़ाते हैं उसको 1/3 से कम कर रहा है। अब ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है इंसान के लिए। ग्रीन हाउस गैसेस जितना वैश्विक ऊष्मन पैदा कर रही हैं उसमें से 33-35% ऊष्मन को हमारा पॉल्यूशन कम कर देता है, क्योंकि जो एरोसॉल बन रहे हैं वो वातावरण की ऊपरी लेयर में से सूरज की आती हुई किरणों को पीछे बाउंस बैक करवा देते हैं। तो अगर पॉल्यूशन हमने कम कर दिया, एयर पॉल्यूशन, तो वार्मिंग बढ़ जाएगी। कैन यू बिलीव इट। लेकिन यही है, इसका यह मतलब नहीं कि घर का कूड़ा जलाना शुरू कर दो आज से। तो एरोसॉल्स की ये बात है। मेथेन रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट CO2, मेथेन जो कि कैटल वगैरह से भी निकलता है, उसको अगर हम कम करेंगे तो उससे बहुत फायदा होगा। लेकिन एरोसॉल रिडक्शन मीन्स अ राइज इन वार्मिंग, तो इसमें कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल राइज। 1 2 3 4 5 6। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया IPCC की AR6 ने इस साल वर्किंग रिपोर्ट 1 ने क्या 6 बातें बताई, ये 6 बातें बताई हैं, याद रखना, नोटबुक एक अलग से बना लो। अब इस बार का AR6 अलग क्यों है? क्योंकि वो मल्टीपल लाइंस ऑफ एविडेंस की बात कर रहा है, टेक्निकल मेथड्स की बात कर रहा है, और इक्विलिब्रियम क्लाइमेट सेंसिटिविटी की जो बात करता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जल संतुलन यानी जलवायु संतुलन संवेदनशीलता क्या होती है? ECS ये कहती है कि इट डिटरमिन्स हाउ अ सर्टन चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर विल चेंज लॉन्ग टर्म सरफेस टेम्परेचर। कि भैया इक्विलिब्रियम क्लाइमेट सेंसिटिविटी यानी हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की संकेंद्रण हो रहा है वो आगे चलकर हमारे ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर को कितना बदलेगा, इसको ECS कहते हैं। आज की तारीख में हमारा AR6 IPCC का कहता है कि भैया तैयार रहो, 2.5 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने वाला है, और 3 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोस्तों ये विनाशकारी है। AR5 ने कहा था 1.5 से 4.5 होगा, IPCC AR6 कह रहा है 2.5 से 4 होगा। समझ गए। भारत अब अपने जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी है उसका जो मॉडल था वो मॉडल IPCC ने अनेकों मॉडल के साथ में यूज़ किया। तो बधाई हो, भारत एक ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है। बड़ा सबक यह है कि एयर पोल्यूशन को अगर हम करेंगे और शार्प क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हम करेंगे, इसके लिए हमको अलग अलग एफर्ट लगाने हैं, और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गोल्स बिल्कुल नहीं है। पॉल्यूशन अलग चीज़ हो गई है और रिडक्शन ऑफ वार्मिंग अलग चीज़ हो गई है। तो भारत के ऊपर ये जो प्रेशर डाला जा रहा था बार बार टू कट कोल यूज अर्जेंटली, ये अब इतना महत्वपूर्ण लग ही नहीं रहा है। और ख़ास तौर पर उस मद्देनज़र कि भारत एक उभरता हुआ देश है जहां कोयले के बिना हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। AR6 कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिक्स के लिए, या ये कहें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए। जियो पॉलिटिक्स तो नहीं, इट इज़ क्यूमुलेटिव एमिशंस इन रीचिंग नेट जीरो दैट डिसाइड द राइज इन टेम्परेचर एंड नॉट जस्ट रीचिंग नेट जीरो। कि आप जो नेट जीरो तक जाने की बातें सारे देश कर रहे हैं, भारत पे दबाव डाल रहे हैं, आप भी घोषित करो किस साल तक नेट जीरो हो जाओगे। भारत ने अभी तक रोक रखा है खुद को, चाइना ने, यूरोप ने, अमेरिका ने कर दिया है। IPCC ने ये बोला है कि आप नेट जीरो तक जहां जाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2050 में करोगे, 60 में करोगे, 45 में करोगे, वहां तक पहुंचने में जो टोटल CO2 इक्विवेलेंट उत्सर्जन हो जाएगा
वो कितना होगा वो मैटर करेगा कि दुनिया बचेगी कि नहीं। आपको बात समझ में आई? इसका मतलब जल्दी से जल्दी करना है। तो मतलब उत्तरी गोलार्ध के अमीर देशों के लिए, ग्लोबल नॉर्थ के लिए ये बहुत खतरनाक संदेश है कि अगर आपको 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अधिक वार्मिंग पे दुनिया को रोकना है तो 2050 और 60 तक का समय नहीं है, क्योंकि तब तक तो क्यूमुलेटिव एमिशन कहीं से कहीं चले जाएंगे। आपको ये फंडा समझ में आया कि नहीं? तो भारत की सरकार ने और मंत्री महोदय ने इस बात को पकड़ लिया और उन्होंने बार बार प्रेस मीट में यही कहा कि हम तो पहले दिन से यही बोल रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल क्यूमुलेटिव एमिशंस हैं वो मैटर करते हैं। आप 5-10 साल में कितना नेट जीरो लाओगे वो इतना मैटर नहीं करता है। और अमीर लोगों ने अपना कार्बन बजट तो एक्सीड कर दिया है। तो अगर आज आपको केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग पे दुनिया को रोकना है तो यहां से केवल 500 बिलियन टन CO2 का बजट बचा है। तो ये तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आज से 30 साल बाद का नेट जीरो तो 500 बिलियन से तो कई गुना ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब नेट जीरो का टारगेट तो तुरंत चाहिए। ये तो संभव है ही नहीं कि कौन देश मानेगा आगे बढ़ के। प्रेसिडेंट ऑफ COP26 आलोक शर्मा इस बात को समझते हैं और वो जानते हैं कि ये 500 बिलियन तो बहुत कम है, लेकिन करना तो पड़ेगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कीपिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस अलाइव हमारा टारगेट है। सैडली दक्षिण गोलार्ध के देश यानी ग्लोबल साउथ यानी कि अविकसित देश जो हैं, जिसमें भारत भी है, विकासशील हैं हम, 10 से 15 साल में 1.5 डिग्री की जब ये लिमिट क्रॉस हो जाएगी और उसके बाद बहुत भयंकर डीप कट्स अगर तुरंत US EU चाइना ने नहीं किए तो फिर ये उम्मीद कि दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस से थोड़ी ऊपर जाएगी वो उम्मीद खत्म हो जाएगी। तो सभी को दिक्कत आएगी। फाइनली रिच वर्ल्ड को आज के आज इमरजेंसी में कट करने पड़ेंगे। गरीब देशों से उम्मीद मत करो, कुछ नहीं होगा। भारत ने अभी तक केवल 5% ग्लोबल एमिशन किए हैं और हमारा प्रति व्यक्ति एनुअल एमिशन 1/3 ही है ग्लोबल एवरेज के। तो कम से कम इस एक बहुत बड़ी डिबेट में भारत का पक्ष मजबूत है। हमने पेरिस एग्रीमेंट में 2 डिग्री वार्मिंग कंपैटिबल NDCs दे दिए हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। और भारत की आर्थिक वृद्धि की जो दशा और दिशा है, जब तक दूसरे देश एमिशंस को एकदम से कट नहीं करेंगे बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होगी। द रिच वर्ल्ड नीड्स टू डू 3 थिंग्स फ्रॉम टुडे। फाइनली वो सॉल्यूशन देते हैं। आज के आज एमिशंस कट करो, फॉसिल फ्यूल खत्म करो, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी करो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करो और क्लाइमेट फाइनेंस गरीबों को दो। दोस्तों, आप बिटवीन द लाइंस अगर पढ़ पा रहे हैं तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं है। एनीवे, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। ये रही आज की समरी। IPCC issued the final climate warning to the world and the ball in the rich world's court to ensure that the world doesn't see catastrophic climate change soon। क्या लगता है आपको, हम किस दिशा में जा रहे हैं दोस्तों? बताइएगा हमें सोचकर। आज का आखिरी चौथा लेख जो है सरल है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। प्रीलिम GS 2-3 ऐसे में काम आएगा। पाकिस्तान की अमेरिका रिलेशनशिप। जब तालिबान ने पूरा अफगानिस्तान निगल लिया है तो पाकिस्तान की अमेरिका रिलेशनशिप अब क्या होगी? देखिए, पिछले 6 महीने से प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति इमरान खान से बात नहीं की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने, जो बाइडेन ने इनसे बात नहीं की है इमरान खान साहब से, जबकि PM इमरान खान ने बार बार अपने NSA के थ्रू फ़ोन लगवाया कि भाई मुझसे बात कर लो क्योंकि ज़रूरी है। उन्होंने मना किया, जबकि नीचे के लेवल के लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये एक मैसेज है और जो बाइडेन को उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इमरान खान को है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहुत भयंकर बड़ी गलती की, जो उन्होंने तालिबानियों के साथ फरवरी 2020 दोहा कतर में आगे बढ़कर पीस एग्रीमेंट शुरू करवा दिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वही हुए जो सब समझदार लोगों ने उसी वक्त बता दिए थे कि पूरा अफगानिस्तान कोलैप्स हो जाएगा, तालिबान ले जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को निकलने की जल्दी थी। गोल डोनाल्ड ट्रंप का यह था कि एक पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट करवा दूंगा तालिबान और सिविल अफगान गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन इस चक्कर में ट्रंप जो कर गए, उन्होंने तालिबान को वैधानिक बना दिया और सरकार को पूरी तरह हाशिए पे डाल दिया। अब ये तो कोई समझदारी की बात हुई नहीं, लेकिन हुआ यही। पाकिस्तान बार बार ये दावा करता रहा कि भाई मेरे कहने पर ही तालिबान पीस टॉक्स में आया है। तालिबान जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान की मदद के दम पे पिछले 20 सालों में खड़ा रहा और पिछले 20 सालों में जितनी भी तरक्की अफगानिस्तान में नागरिकों ने की थी वो एक झटके में माइनस में चली गई है। इतनी बड़ी बड़ी लोग बातें करते थे स्टेबल डेमोक्रेटिक पीसफुल अफगानिस्तान की टॉक्स होंगी, वो तो 1 महीने में सबकी सब धुआं धुआं हो गई और पूरा अफगान राज्य, राष्ट्र, सेना और वहाँ के राष्ट्रपति भाग गए, खत्म हो गया। तालिबान ने फिलहाल रूस, अमेरिका, चीन और ईरान को बोला है कि हम दूसरे आतंकी समूहों को अफगानिस्तान में काम नहीं करने देंगे, दूसरे आतंकी समूहों को। लेकिन क्यों भरोसा करें तालिबानियों पे? देखिए, जो कुछ भी हो, ऑथर कहते हैं कि भैया पाकिस्तान का रोल तालिबानी अफगानिस्तान में बहुत बड़ा होगा
और अमेरिका इस बात को जानता है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान भी इस बात को जानता है कि वो अमेरिका से रिश्ते तो नहीं तोड़ पाएगा। हाल ही में इमरान खान ने एक धमकी भी दी थी कि भाई अगर हमसे बात नहीं करेंगे तो जो बाइडन, तो हमारे पास भी दूसरे ऑप्शंस हैं। तो दूसरे ऑप्शन क्या है? नेचुरली चाइना ही होगा ना, क्योंकि चाइना की बैसाखी पे पाकिस्तान खड़ा है आज की तारीख में, सभी जानते हैं इस बात को। जहाँ तक तुर्की, ईरान और रूस की बात है, पाकिस्तान उनके दम पे तो खड़ा नहीं है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा सपोर्ट तो चाइना का है। इंटरेस्टिंगली बहुत मज़े की बात है कि पिछले 20 से 30 सालों में पाकिस्तान में जिस किसी ने भी शासन किया उसने अमेरिका से पैसा पूरा लिया, एड पूरा लिया, लेकिन अमेरिका जो चाहता था वैसा कभी नहीं किया, और बदले में पाकिस्तान को किसी ने भी दंडित नहीं किया। तो पाकिस्तान को अपना बिहेवियर बदलने का कोई इंसेंटिव भी नहीं है। इनफैक्ट शीत युद्ध जब चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच में, सोवियत के बीच में, उस वक्त जो क्लोज रिलेशंस बने पाकिस्तान और अमेरिका के, उस वजह से पाकिस्तान जितना इंपॉर्टेंट था उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखा। ट्रंप ने पाकिस्तान की इस डबल डीलिंग पर काफ़ी गुस्सा जताया था, लेकिन बाइडन ने अपना मुंह बंद रखा है, क्योंकि बाइडन को पता है कि जो काम 30 साल में नहीं हुआ मैं क्या कर लूँगा। और वैसे भी बाइडन की प्रायोरिटी है चाइना को अलग से निपटाना पैसिफिक में, और क्लाइमेट चेंज को किसी तरह से रिवर्स करना। अफगानिस्तान उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। अब जिस प्रकार अमेरिका की शर्मनाक पराजय अफगानिस्तान में हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान ने तालिबानियों को अपने देश में ज़बरदस्त शरण 20 साल में दी, नहीं तो तालिबानी बहुत पहले ही ख़त्म हो जाते। ये बात अफगानिस्तान के भूतपूर्व स्पाई मास्टर और वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट जो तजाकिस्तान भाग गए, ताजिकिस्तान, अमरुल्ला सालेह, उन्होंने तो कितनी बार ये बात कही थी, किसी ने सुनी नहीं। अमेरिका ने कोशिश तो की कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक करने के लिए पूरा ब्रेस बनाना है जहां से वो अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान उसकी परमिशन नहीं दे रहा है। अफगान के सारे नागरिक बहुत दुखी हैं कि अमेरिका बिना फाइनल पीस डील पे साइन करवाए, बिना पावर शेयरिंग एग्रीमेंट पे साइन करवाए सब छोड़ के भाग गया। लेकिन अब अगर कोई ये सोच रहा है कि अमेरिका वापस आ जाएगा धूम धड़ाके के साथ गोलियां बरसाते हुए, तो भूल जाओ। अमेरिका पाकिस्तान से ये उम्मीद कर ही नहीं सकता कि वो कंटेनिंग टेरर के लिए तालिबान पे दबाव डाले, पॉसिबल ही नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर अमेरिका इस तरह इंडिया के लिए मुसीबत खड़ी करके चला गया, तो क्या भारत क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड में, जहां जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया हैं, अब रुचि दिखाएगा? यह है सवाल। बहुत प्यारा एडिट था। Pakistan's relation with US may enter into undefined territory given the reluctance on containing terror and the comprehensive victory of the Taliban। आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है, तालिबान के लिए रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है ड्रग मनी। तो अब वहाँ से आने वाले ड्रग्स की तादाद में इजाफा हो सकता है। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज चिंता में हैं। भारत ने यूएनएससी में ये कहा है कि ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जिस तरह तालिबान ने कब्जा किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ट्राइब्यूनल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। ये बहुत सीरियस मैटर है। ट्राइब्यूनल्स भारत में इसलिए लाए गए थे कि हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पर जो लोड पड़ा है टेक्निकल मैटर्स में, वो लोड कम कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला है कि फिर आपने सैकड़ों पोस्ट ट्राइब्यूनल के वेकेंट क्यों रखे हैं, और हमारा मद्रास हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था उसको नलीफाई करते हुए आप एक नया अमेंडमेंट ले आए। तो आप चाहते क्या हो? या तो आप बोलो तो ट्राइब्यूनल्स को बंद कर दिया जाए। तो इस तरह की भाषा सुप्रीम कोर्ट की आना ये दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट भयंकर दुखी है क्वासाई जुडिशियल बॉडीज ट्राइब्यूनल के प्रति सरकार के रुख से। चाइना ये बोलता है कि तालिबान से हमारी उम्मीद है कि वो स्मूथ ट्रांजिशन करेगा। देखिए, सीधी सी बात है, चाइना और तालिबान की डील पर्दे के पीछे हो चुकी है। चाइना ने तालिबान को मना लिया है कि भैया शिनजियांग क्षेत्र में वीगर मुसलमानों के लिए तुम कुछ नहीं करोगे, और तालिबान को इतने बड़े ताकतवर देश की मान्यता मिलना तालिबान का काम आसान हो गया है। तो किस प्रकार से प्यारे दोस्तों हम इस पार्लियामेंट सेशन की प्रोडक्टिविटी को देखते हैं, वो इसमें समझाया गया है, अच्छे से देख लीजिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल आपसे भेंट करेंगे सेशन 46 में। नमस्कार, जय।